A very good morning to all my dear students. You all are welcome to your current affairs session in Vision Civil Service. यहाँ पे एज यू ऑल नो कि आपको सारे सिविल सर्विसेज का जो भी फाउंडेशनल कोर्स है प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल करवाया जाता है. देन स्टेट पीसीएस जो है उसका भी प्रीलिम्स मेंस एंड ऑप्शनल को भी कंबाइनली लिया जाता है. वो चीज़ें आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती हैं. थर्ड इज ऑल अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन पे भी, और जो भी वर्किंग पर्सनस हैं, ठीक है, उनके लिए भी अलग से स्पेशल बैचेस हैं. एंड नेक्स्ट इज डेमो जो है फर्स्ट 2 क्लासेस के आपको फ्री मिलेंगे. सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट आवर Vision Civil Service, and main thing, you know, what depends upon is content. Content is more important here. So what you have to do कि जितना content आप अपनी तरफ से ज़्यादा better prepare करोगे वो ज़्यादा है, क्योंकि खुद की चीज़ों पे ज़्यादा trust होता है, right? हमें आपको guidance provide कर सकते हैं, okay? आपको काम खुद करना है, ये चीज़ भूलनी नहीं है, right? हमने last time wetlands के बारे में पढ़ा था. Now see our next news, the Glasgow Financial Alliance for Net Zero. ये न्यूज में क्यों है? एक रिसेंटली एनालिसिस है जो कंपेयर करता है इंडस्ट्री प्लेजेस को टू क्लाइमेट एक्शन बाय फ्रांस बेस्ड ग्रुप रिक्लेम फाइनेंस शो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अ पार्ट ऑफ जीफेंस इनिशिएटिव कंटिन्यू टू इन्वेस्ट बिलियंस इन फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट का एक रिसेंटली एक एनालिसिस किया गया है कंपेयर करके. इसके क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं. It's a global coalition of leading financial institutions committed to accelerating the decarbonization of the economy. ये एक ऐसी global coalition है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनके डीकार्बोनाइजेशन में एक्सेलरेट करने की पूरी कोशिश कर रही है. जो ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस है नेट जीरो का, वो लॉन्च हुआ था 2021 अप्रैल में बाय यूएन स्पेशल एनवॉय ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस एंड COP26 प्रेसिडेंसी. किसकी पार्टनरशिप के साथ? UNFCCC रेस के साथ, ताकि वो एफर्ट्स लगा सके, कोऑर्डिनेट कर सके ऑल सेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, सिस्टम सॉरी, ताकि वो एक्सेलरेट कर सके नेट जीरो ग्लोबल इकोनॉमी की ट्रांजिशंस को. अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस का जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करना. ये कितना इंक्रीज हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स रिक्वायर्स ए होल इकोनॉमिक ट्रांजिशन. Every company, bank, insurer and investor will need to adjust their business models, develop credible plans for the transition. हर कंपनी, बैंक, इंश्योरर और इन्वेस्टर, इसको किस चीज की जरूरत है? कि अपने बिजनेस मॉडल्स को एडजस्ट करे, क्रेडिबल प्लान जो कि ट्रांजिशन है लो कार्बन के उनको डेवलप करे, क्लाइमेट रिसिलिएंट फ्यूचर और इंप्लीमेंट करे उन दोज प्लान्स को. ये प्रोवाइड करता है टूल्स एंड रिसोर्सेज of the financial sector needs to implement its net zero commitment. इसका एस्टिमेट है रिक्वायरमेंट जो जिस चीज की है वो 100 बिलियन ट्रिलियन ऑफ फिनांस फॉर ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050 तक का. और ये इक्वल इंपॉर्टेंट पर्पसेस के लिए फाउंड किया गया था. क्या क्या था पर्पस इसका? कि नेट जीरो का जो नंबर है उसको एक्सपेंड करना है कमिटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और इस्टेब्लिश करना है एक ऐसा फोरम जो एड्रेस करता है सेक्टर वाइड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद नेट जीरो ट्रांजिशन, हेल्पिंग टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ एम्बिशन आर मेट विद क्रेडिबल एक्शन. GFANS bring together independent sector specific alliances to tackle net zero transition challenges and connects the financial community to the Race to Zero campaign. Climate scientists and experts and civil society. What is net zero? Net zero refers to a state in which the greenhouse gases going into the atmosphere are balanced by removal out of the atmosphere. Net zero क्या होता है एक ऐसा स्टेट जिसमें जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में जाती है और उनको एटमॉस्फेयर के रिमूवल को क्या करता है? बैलेंस करता है. नेट जीरो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटलीस्ट एक ऐसी स्टेट है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग रुक जाती है. द पेरिस एग्रीमेंट अंडरलाइंस द नीड फॉर नेट जीरो, और पेरिस एग्रीमेंट बताती है कि नेट जीरो का ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है. इट रिक्वायर्स स्टेट टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, और ये चाहता है स्टेट को कि जो भी एंथ्रोपोजेनिक मिशंस है उनको बैलेंस करे, ठीक है, बाय सोर्सेज एंड रिमूवल्स बाय सिंक्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेंचुरी. GSI has established inferred lithium resources in Jammu and Kashmir. GSI ने इस्टेब्लिश किया है इन्फर्ड लिथियम जो कि जम्मू कश्मीर में है. ये क्या है और न्यूज में क्यों है?
जीएसआई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या न्यूज है, रिसेंटली द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश इनफर्ड लिथियम रिसोर्सेज। इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, इनफर्ड लिथियम रिसोर्सेज जो कि 5.9 मिलियन टन्स का है इन सलाल हैमाना, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, दीज रिसोर्सेज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ रियासी सरसांडू खेरीकोट राहतकोट दाराबी मिनरल ब्लॉक वेयर प्रोस्पेक्टिंग हैज बीन ऑनगोइंग सिंस 2021 टू 22। ये रिसोर्सेज जो है ये इस्टेब्लिश किए गए हैं किस चीज के पार्ट में, वो पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंडर जो भी रिजर्व्स और रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन है सॉलिड फ्यूल और मिनरल कमोडिटीज को लेके, तो जो स्टेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग है वो कैटेगराइज है G4 में, ठीक है। और जब ये एंटेल करता है रिकॉग्निसाइंस सर्वेज, तो एक फेयरली एडवांस स्टेज होता है प्रोस्पेक्टिव के लिए। द फाइंड्स इन दिस केस, क्या क्या फाइंडिंग्स है, खोज क्या है, इसलिए लर्न टू इंक्लूड बॉक्साइट, इसमें क्या क्या बॉक्साइट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है और कुछ लिथियम का भी पार्ट मौजूद है, राइट। नेक्स्ट इज देयर आर 2 caveats with the latest lithium find। लिथियम जो अभी लेटेस्टली मिला है उसके 2 caveat finds हैं। न्यू फाइंड को कैटेगराइज करते हैं इनफर्ड, और उनमें 3 कैटेगरीज होती है जिसमें मिनरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, ओके। इनफर्ड मिनरल रिसोर्स होता है एक ऐसा पार्ट ऑफ रिसोर्स for which quantity, grade and mineral content are estimated only with a low level of confidence based on information gathered from locations such as outcrops, trenches, pits, workings and drill holes that may be of limited or uncertain quality and also of lower reliability from geological evidence. Second है the lithium find in Jammu and Kashmir. Inferred जो terms है वो comparatively small है, जो प्रूव करता है कि रिजर्व्स इन बोलिविया आर 21 मिलियन टन्स, 17 मिलियन टन्स अर्जेंटीना में है, 6.3 मिलियन टन्स ऑस्ट्रेलिया में, 4.5 मिलियन टन्स चाइना में है। करंटली इंडिया ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंडेंट है इंपोर्ट ऑफ दीज सेल्स एंड मूव टू इंक सोर्सिंग पैक्ट्स फॉर लिथियम इज सीन एज अनदर salvo in the front against imports from China, the major source of both the raw materials and cells. According to the Ministry of Mines approved annual field season program, the GSI takes up different stages of mineral exploration. Reconnaissance surveys G4, preliminary exploration G3 and general exploration G2 as per the guidelines of UNFC. और जो भी मिनरल्स एविडेंसेस हैं वो ऑगमेंटिंग करने के लिए कि जो भी मिनरल रिसोर्सेज है वो अलग अलग मिनरल कमोडिटीज और लिथियम को इंक्लूड करके उसमें काम किया जाए। लिथियम, इसका केमिकल फॉर्मूला है Li। ये एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 1 का जो पीरियोडिक टेबल का, जिसमें एल्कली मेटल ग्रुप लाइटेस्ट ऑफ द सॉलिड मेटेरियल, सबसे लाइटेस्ट होता है ये मेटल खुद में बहुत सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, लस्ट्रस होता है और बहुत सारी इसके जो एलॉयज और कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ लिथियम मेटल। प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल जो भी एप्लीकेशंस हैं लिथियम मेटल्स के वो मेटलर्जी में है, जहां पर एक्टिव एलिमेंट को स्केवेंजर की तरह यूज किया जाता है, स्केवेंजर जो कि इंप्योरिटीज को रिमूव करे, ठीक है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सच मेटल्स एज आयरन, निकल, कॉपर एंड जिंक एंड देयर एलॉयज। नेक्स्ट, एक लार्ज वेराइटी है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की जो स्केवेंज किया गया है लिथियम के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और हैलोजेंस सारे इंक्लूडेड है। एक जो लिथियम आयन है बैटरी, ये एक ऐसा एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी है जो यूज करता है लिथियम आयंस को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह, किस चीज में, अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इट इज ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिक मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स के भी प्रोसेस में प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली किसमें, फार्माक्यूटिकल्स में, ठीक है। विद 8 मिलियन टन्स, चील हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन लिथियम रिजर्व्स। किसके पास है, चील के पास सबसे लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स हैं और ये साउथ अमेरिकन कंट्री को अहेड रखता है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चाइना को। लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है डिफरेंट तरीकों से, डिपेंड करता है कि डिपॉजिट किस तरीके का है, जनरली इधर थ्रू सोलर इवेपोरेशन ऑफ लार्ज ब्रिन पूल्स और हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर। इंडिया में कुछ पोटेंशियल है जो रिकवर करते हैं लिथियम ब्राइन्स को सांभर और पचपादरा एरियाज में, जो कि राजस्थान में है, और गुजरात में कहाँ पे है, रन ऑफ कच्छ में।
मेजर मिका बेल्ट जो है वो राजस्थान में है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, और पेगमाटाइट बेल्ट जो है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, और अलोंग साइड रॉक माइनिंग जो है वो अंडरटेकन किए गए हैं मांड्या, कर्नाटका, और अदर पोटेंशियल जियोलॉजिकल डोमेन जो भी हमारी कंट्री के। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ कंसर्न है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन का जो एल्कली मैटर के लिए एक पुश है और एक वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज की, जिसकी पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लैपटॉप और मोबाइल लैपटॉप फोन्स है। एटॉमिक मिनरल्स जो है डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, जिसने अभी शुरू में इन्होंने कंडक्ट किए थे प्रिलिमिनरी surveys that had shown the presence of lithium resources of 1600 tons in igneous rock. igneous rock में 1600 टन जो है वो क्या नजर आए थे? लिथियम, मरलागला, अलापत्ना रीजन ऑफ कर्नाटका और मांड्या। नेक्स्ट वी हैव दियोदर meteorite was India's first orbite in 170 years. जो दियोदर meteorite था वो इंडिया का पहला ऑबराइट रहा है पूरे 170 सालों में। क्यों ये न्यूज में है? देखो, meteorite स्ट्रीक करते हैं ओवर इंडिया in August 2022, ठीक है, breaking apart as it descended through the air to scatter over two villages in Banaskantha. Gujarat was India's first orbite in 170 year. Important point ये है कि जो दियोदर meteorite है ये स्टक हुआ है दो विलेजेस में, बनासकांथा ऑफ गुजरात, और वन पीस जो कहाँ स्टक हुआ है? नीम के पेड़ में, जो कि रंतीला विलेज है, और शैटर्ड हो गया अलग अलग पीसेस में। दूसरा कहाँ लैंड हुआ है? पोर्च ऑफ अ हाउस इन रावेल विलेज, जो कि सिमिलर वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। एनालिसिस किया ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में अहमदाबाद में। ये रिवील करता है कि ये जो मीटियोराइट है वो एक रेयर, बहुत कम मिलने वाला प्लस यूनिक स्पेसिमेन है, ठीक है। इंडिया हैज बीन द साइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटियोराइट क्रैशेस। इंडिया एक ऐसा साइट रहा है, मतलब यहाँ पर 100 से भी ज्यादा मीटियोराइट क्रैशेस हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं इंडिया में, लेकिन ये सेकंड रिकॉर्डेड क्रैश है किसका? ऑबराइट का। लास्ट कब था? 2 दिसंबर 1852 में था, उत्तर प्रदेश के बस्ती में आया था ये। वर्ल्ड वाइड ऑबराइट्स हैव क्रैश्ड इन एट लीस्ट 12 लोकेशंस, और जो वर्ल्ड वाइड ऑबराइट्स है वो क्रैश हुए थे 12 लोकेशंस में 1836 तक, सिंस इंक्लूडिंग 3 इन अफ्रीका, 3 अफ्रीका में थे और यूनाइटेड स्टेट्स में 6 थे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2003 के हिसाब से ऑबराइट्स होते कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक्स, जो कि बनते हैं ऑक्सीजन पुअर कंडीशंस और कंटेन करते हैं वेराइटी ऑफ एक्सोटिक मिनरल्स दैट आर नॉट फाउंड ऑन अर्थ। इसलिए अगर हमारे अर्थ पर ये गिरता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है। एग्जांपल, मिनरल हेडाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन बस्ती मीटियोरॉइड। ये जो है सबसे पहले कहाँ आया था? बस्ती में आया था 1852 में। मीटियोर्स आर पीसेस ऑफ सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मीटियोर्स क्या है? किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के पीसेस होते हैं स्पेस में जो ब्रोक अवे जब कर जाते, टूट जाते हैं, तो ये प्लैनेट या मून पे डिसेंडेड होते हैं और सरफेस पे आराम से पहुंच जाते हैं। एक बार वो सरफेस पे पहुंच जाए तो वो क्या होते हैं? मीटियोरॉइड्स, ठीक है। मीटियोर्स होते हैं जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सॉलिड, और जब वो आ जाते हैं सरफेस तक छू जाते हैं तो वो होते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। ऑबराइट एक तरीके का मीटियोरॉइड ही है। साइंटिस्ट ने खैर अभी तक श्योर नहीं है कि वो कहाँ से आया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ साइंस ये बताते हैं कि ये जो है एस्टेरॉइड 310 थ्रू एगर और प्लैनेट मरकरी से आए होंगे, बट इट इज नॉट कंफर्म इंफॉर्मेशन। ये जो पीसेस दो विलेजेस पे अभी गिरे हैं उन्हें डब्ड किया गया दियोदार मेटेरॉइड, और आफ्टर द तालुका इन विलेजेस आर लोकेटेड। पीआरएल ग्रुप जो है वो 2 फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन करता है, जो जिसमें 200 ग्राम और 20 ग्राम का वेट होता है। ये दे यूज्ड गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर and spectroradiometer, electron imaging and chemical analysis to determine their mineral composition. इन्होंने क्या फाउंड किया है? Fragments shared a crust that indicated they were part of some larger rock. Around 90% of meteoroid was composed of orthopyroxene. 90% जो है वो meteoroid जो है वो किस चीज से बना हुआ है? ऑर्थोपायरोक्सिन से, ठीक है। पायरोक्सिन्स होते हैं सिलिकेट्स जिसमें सिंगल चेन्स होते हैं सिलिका टेट्राहेड्रा का, ठीक है। ऑर्थोपायरोक्सिन जो है वो पायरोक्सिन्स के स्ट्रक्चर के साथ बने होते हैं, ठीक है। पायरोक्सिन जैसे कि डायोप्साइड एंड जैडेट हैव बीन यूज्ड एज जेम्स। स्पोडोमीन जो है हिस्टोरिकली उसको लिथियम ओर के तौर पे यूज किया जाता था, लेकिन जिन रॉक्स में पायरोक्सिन होते हैं, ठीक है, उनको क्रश्ड स्टोन बनाने में या उनके कंस्ट्रक्शन में काफी हेल्प करता है।
ये भी नोट किया जाता है कि पायरोक्सिन डेंट कंटेन एनी आयरन, पायरोक्सिन में आयरन नहीं होता है बट वाज रिच इन मैग्नीशियम, लेकिन उसमें क्या होता था, मैग्नीशियम होता था। द ग्रुप आल्सो क्लासिफाइड द मीटेरोइड एज अ मोनोमिक्ट ब्रेसिया, ये ग्रुप क्या क्लासिफाई करता है मीटेरोइड को, एक मोनोमिस्ट ब्रेसिया के तौर पे, मीनिंग कि ये कंसिस्ट करता है सेवरल pyroxene bearing pieces held together by a scaffold of rocky material। ओवरऑल ये सजेस्ट किया जाता है कि मीटेरोइड क्या है, एक ऑबराइट है, ठीक है। कंडीशन जिसमें ऑबराइट बनते हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ मर्करी, however the researchers wrote that they don't have any known mercurian samples in our collection। इसलिए कंटिन्यू ये रहता है कि देवदार मेटेरॉइड जो है वो सिर्फ इंप्रूव ही नहीं करते एग्जिस्टिंग मेटेरॉइड को, डेटाबेस को, बट इंपॉर्टेंट भी है अंडरस्टैंडिंग प्लेनेटरी प्रोसेस इन द फ्यूचर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, IARI's इन्फोक्रॉप, ये जो ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इट्स IARI, ये यहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या यूज किया, इन्फोक्रॉप वर्जन 2.1 यूज किया, किस लिए कि लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो क्रॉप मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस पे पड़ रहा है, वो कैसे पड़ रहा है, क्या है रीजन, वो जानना, ठीक है। ये इंडिया का ओनली डायनामिक ऐसा क्रॉप स्टिमुलेशन मॉडल है जो डेवलप किया गया था 2015 में, ठीक है। इन्फोक्रॉप बहुत ज्यादा सूटेड है इंडिया के लिए बिकॉज इसका लाइफ साइकिल डेटा जो है ऑलमोस्ट लोकल वेराइटीज का है, 11 क्रॉप्स, जो कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल, मिलेट, पिजन पी, चिक पी, सोयाबीन, ग्राउंड नट, पोटैटो एंड कॉटन। तो इन्फोक्रॉप में क्या है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है इंडियन क्रॉप वेराइटीज को, और ये अपडेट है एट रेगुलर इंटरवल्स बाय द इंस्टीट्यूट, रेगुलर इंटरवल्स बाय द इंस्टीट्यूट ये अपडेटेड है। द पैरामीटर्स डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ वेदर, किस चीज से ये डील करते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेडिएशन कैसा है, और बाकी सारी चीजें कैसी है, ठीक है। क्रॉप ग्रोथ लाइक फिनोलॉजी, ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लीफ ग्रोथ, टेम्परेचर, फ्लडिंग सेंसिटिविटी एंड अदर्स, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ऑर्गेनिक कार्बन कैसा है, वाटर होल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, और पीएच लेवल्स क्या है, एंड पेस्ट एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक मैटर, फर्टिलाइजर एंड irrigation, okay। Besides, forecasting simulation models can be used to assess crop loss in the aftermath of an extreme weather event, which can then be used to provide relief packages. Since the model can be used to simulate management scenarios, it can help improve crop yield। इसलिए जो मॉडल है इसको यूज किया जाता है मैनेजमेंट करने के लिए सिनेरियोज को, ताकि ये क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ये मॉडल 85% एक्यूरेसी रेट देता है, ठीक है, which is on par with widely used dynamic models, जिसमें डायनेमिक मॉडल्स का भी यूज किया जाता है प्रॉपरली, जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम या एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल जो कि यूएस ने डेवलप किया था, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम सिमुलेटर डेवलप्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। यूनियन मिनिस्ट्री जो है इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने क्या इंक्लूड किया, मॉडल प्रोजेक्शंस फ्रॉम for 1976 to 2100 in the first two national communications reports submitted to the UN Framework Convention on Climate Change, detailing the level of vulnerability and risk the country faces due to the impacts of climate change। लेकिन जो मार्स एक्सपेरिमेंट है ना, ये शो करता है कि ये मॉडल जो है नियर टर्म फोरकास्ट में भी काम आती है, ओके। IARI launched its first simulation model, wheat growth simulator, in 1990s. It could predict the yield of 2 wheat crop varieties in 2004। इन्फोक्रॉप वर्जन जो है इन्हीं में से एक है जो लॉन्च हुआ था, ओके। ये मॉडल जो है हैज टू बी अपडेटेड बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड क्रूशियल पैरामीटर्स सच एज CO2 लेवल्स, और ये जो मॉडल है उसको अपडेट इसलिए करना है क्योंकि इसने अभी तक जो भी क्रूशियल पैरामीटर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल्स है वहां तक अभी ये नहीं पहुंचा है, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्वेट्स ग्लेशियर। ये कौन से ग्लेशियर है एंड व्हाई इट इज इन न्यूज? Scientists studying Antarctica vast Thwaites Glacier, nicknamed the Doomsday Glacier। साइंटिस्ट ने स्टडी किया है अंटार्कटिका का सबसे वास्ट ग्लेशियर जिसका नाम है थ्वेट्स ग्लेशियर। इसका निकनेम क्या रखा है, डूम्सडे ग्लेशियर, ठीक है। मतलब कि वार्म वाटर इज सीपिंग इनटू वीक स्पॉट्स, जो भी वीक स्पॉट्स है, कमजोर जो स्पॉट्स है जगह है, वहां पर वार्म वाटर, गर्म पानी जो है वो सीप कर रहा है, जिससे मेल्टिंग बहुत ही ज्यादा वर्स हो रही है, बेकार हो रही है, कॉज्ड बाय राइजिंग टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, थ्वेट जो है वो रफली द साइज ऑफ फ्लोरिडा का रफली साइज है ये, ठीक है। रिप्रेजेंट करता है मोर देन हाफ अ मीटर ऑफ ग्लोबल सी लेवल राइज पोटेंशियल,
और ये डिस्टेबिलाइज कर सकता है आसपास के ग्लेशियर्स को जिनका पोटेंशियल जो है कम से कम 3 मीटर तक का राइज तक का है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थ्रेट्स ग्लेशियर कोलैबोरेशन, इसका पार्ट होने के बाद बिगेस्ट फील्ड कैंपेन जो है जो अभी तक अटेम्प्ट हुआ है अंटार्कटिका में वो है 13 टीम का, जो कि यूएस और ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है उन्होंने 6 हफ्ते ग्लेशियर पे लगाए थे लेट 2019 टू 2020 यूजिंग एन अंडर वाटर रोबोट व्हीकल। अंडर वाटर रोबोट व्हीकल का यूज किया था जिसका नाम था आइस फिन। mooring data and sensors, they monitored the glacier's grounding line. उन्होंने देखा कि ग्लेशियर का जो ग्राउंडिंग लाइन है वो कैसा है और आइस स्लाइड जो है ग्लेशियर की वो कैसे ओशन के पास पहली बार जाके मिलती हैं, ठीक है। इन वन ऑफ द पेपर्स ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के किसी पेपर में रिसर्चर्स ने ये देखा है कि वार्मर वाटर वाज मेकिंग इट्स वे इनटू क्रिवासेस एंड अदर ओपनिंग्स नोन एज टेरेसेस कॉजिंग साइडवेज मेल्ट ऑफ 30 मीटर्स और मोर पर ईयर। दूसरा पेपर फाइंडिंग ये बताता है कि अबाउट 5 मीटर मतलब 16 फीट तक पर ईयर ऑफ मेल्ट नियर द ग्लेशियर ग्राउंडिंग लाइन वो कम है मोस्ट एग्रेसिव थिनिंग मॉडल से जो कि पहले प्रिडिक्ट किया गया था। साइंटिस्ट ने भी पहले डिपेंडेंट होते थे वो सैटेलाइट इमेजेस पे ताकि ये देखे कि आइस का बिहेवियर कैसा है एंड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू गेट ग्रैनुअल डिटेल्स। पेपर रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टाइम एक ऐसी टीम ने ग्राउंडिंग लाइन की है मेजर ग्लेशियर्स की और प्रोवाइड करता है लुक राइट वेयर द एक्शन बिगिंस। The findings will help in development of climate change models. ये findings क्या help करती हैं? Development of climate change models. और these things can now be taken on board in models that will predict the future behavior. और ये चीजें क्या दिखाती हैं कि टेकन है मॉडल्स के बोर्ड्स पे जो प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में आइस का बिहेवियर कैसा होगा। थ्वेट्स ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। इसका निकनेम डूम्सडे ग्लेशियर है। एक अनयूजुअली ब्रॉड और वास्ट अंटार्कटिक ग्लेशियर है जो कि पाइन आइलैंड बे से कुछ एम्यूंडसन सी और ईस्ट ऑफ माउंट मर्फी को पार करते हुए वॉलग्रीन कोस्ट और मैरीबार्ड लैंड तक जाता है। इसका सरफेस जो है स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर तक एक्सीड करता है एक साल में, ठीक है। और फास्टेस्ट फ्लोइंग ग्राउंडेड आइस है ये जो कि 50 से 100 किलोमीटर के बीच में है ईस्ट ऑफ माउंट मर्फी। 1967 में द एडवाइजरी कमेटी ऑन एंटार्क्टिक नेम द ग्लेशियर आफ्टर फ्रेडरिक। थ्वेट्स ग्लेशियर जो क्लोजली मॉनिटर करता है कि इसके पोटेंशियल क्या है सी लेवल्स को बढ़ाने के लिए एंड अलोंग विद द पाइन आइलैंड ग्लेशियर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द पार्ट ऑफ वीक अंडरबेली ऑफ वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट बिकॉज इसका जो अपेरेंट है वल्नरेबिलिटी है जो सिग्निफिकेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसके आगे जो न्यूज आप देख रहे हो कि इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकती है, ये मैं आपको आपके नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में करवाऊंगी, राइट। तो फिलहाल आपका जो करंट अफेयर का सेशन है वो राइट नाउ कंप्लीट होता है बाय माय साइड, ओके। फॉर दिस थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपका काम है कि यू हैव टू जस्ट रीड द कंटेंट देन ट्राई एंड collect your own contents from some other sources so that you can just compare all those things and you can check yourself how much you have understood those things and how much you can add in those things, okay. So for these students, thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep revising.